वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। You're watching UPSC Civil 360. Just plug in and stay UPSC ready. Today we're going to discuss schemes and places in news from the September monthly magazine of Vision IAS. इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। So let's dive deep into the topic. पीएमएस वे निधि योजना का विश्लेषण। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वानिधि स्कीम। ये स्कीम हाल फिलहाल काफी चर्चा में रही है। हाँ बिल्कुल, और जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी वाले, उनके लिए गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी रेलेवेंट है। बिल्कुल सही। अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इसकी रीस्ट्रक्चरिंग और एक्सटेंशन को मंजूरी दी है, मतलब दिसंबर 2024 के बाद भी ये जारी रहेगी। हाँ, और इसकी शुरुआत हुई थी जून 2020 में। हाँ। आपको याद होगा कोविड-19 पैंडेमिक के ठीक बाद। हाँ, वो लॉकडाउन का दौर। जी, उस वक्त स्ट्रीट वेंडर्स की लाइवलीहुड पर बहुत बुरा असर पड़ा था। अच्छा। तो ये उनके लिए आप कह सकते हैं एक जरूरी इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज की तरह था। अच्छा। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब ये कि इसकी फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन ये पूरी तरह से केंद्र सरकार देखती है, स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी महुआ। अच्छा, महुआ। तो इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब किस लिए स्कीम लाई गई? देखिए, असल में ये शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट। एग्जैक्टली। और इसका सबसे प्रोमिनेंट फीचर जो है वो है कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स देना। कोलैटरल फ्री यानी बिना किसी गारंटी के? हाँ बिल्कुल। वेंडर्स को अपना बिजनेस फिर से शुरू करना है या बढ़ाना है तो उसके लिए बिना किसी गारंटी के लोन मिल सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। यकीनन, लेकिन ये सिर्फ लोन देने तक ही सीमित नहीं है। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना भी एक बड़ा मकसद है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कि? खासकर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करके, जैसे यूपीआई वगैरह। अच्छा, यूपीआई पेमेंट्स। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्ट्रीट वेंडर्स को एक फॉर्मल आइडेंटिटी देती है। उन्हें वेंडिंग सर्टिफिकेट्स या आईडी कार्ड्स मिलते हैं, जिससे वो सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और फिर दूसरी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं सरकार की, उनका फायदा भी उठा सकते हैं। अच्छा, तो ये मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है एक तरह से। अब इसके कुछ की फीचर्स पर बात करते हैं। आपने बताया नोडल मिनिस्ट्री है मुआ। जी। इम्प्लीमेंटेशन में मुआ के साथ और कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का भी जिक्र था। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है वो भी शामिल है। डीएफएस का काम है बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेट करना। अच्छा, ताकि लोन डिसबर्समेंट स्मूथ हो। बिल्कुल, लोन आसानी से मिल सके। और जहां तक फंडिंग की बात है तो रीस्ट्रक्चरिंग के बाद इसका टोटल फाइनेंशियल आउटले 7,332 करोड़ रुपीस रखा गया है। 7,332 करोड़, ये काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, ये आउटले काफी सिग्निफिकेंट है और ये दिखाता है कि सरकार इस सेक्टर को, स्ट्रीट वेंडर्स को कितना महत्व दे रही है। अब सवाल आता है कि टारगेट बेनिफिशियरीज कौन है, किन लोगों के लिए है ये स्कीम? इसमें वो सभी स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से शहरी इलाकों में वेंडिंग का काम कर रहे थे। 24 मार्च 2020 ये कट ऑफ डेट है। जी, और जो रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम है उसका लक्ष्य काफी एम्बिशियस है। करीब 1.15 करोड़ बेनिफिशरीज को कवर करने का टारगेट है। 1.15 करोड़? हाँ, जिसमें लगभग 50 लाख नए वेंडर्स भी शामिल होंगे। तो ये अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी को सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। वाकई में। और बेनिफिट्स क्या मिलते हैं वेंडर्स को इस स्कीम के तहत? सबसे पहले तो आपने बताया वर्किंग कैपिटल लोन। हाँ, वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है और इसमें खास बात यह है कि 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। अच्छा, 7% सब्सिडी? हाँ, लेकिन शर्त यह है कि लोन का रीपेमेंट टाइम पे किया जाए। अच्छा, टाइमली रीपेमेंट पर इंसेंटिव है ये। जी, ये इंटरेस्ट सब्सिडी लोन को काफी अफोर्डेबल बना देती है उनके लिए। इसके अलावा इसमें प्रोग्रेसिव लोन इंसेंटिव्स का भी मैकेनिज्म है। प्रोग्रेसिव लोन इंसेंटिव्स ये क्या है? इसका मतलब है, मान लीजिए किसी वेंडर ने पहला लोन लिया और उसे सक्सेसफुली टाइम पर चुका दिया, तो वो दूसरे लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है जिसका अमाउंट पहले से ज्यादा होगा। फिर दूसरा चुकाने पर तीसरे और ज्यादा अमाउंट के लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है और हो रहा है। बिल्कुल, और इससे बिजनेस ग्रोथ के लिए ज्यादा कैपिटल भी एक्सेस हो पाता है। साथ ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बढ़ता है वेंडर्स में। ये तो बहुत अच्छा फीचर है। अब जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है उसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड हुए हैं, आपने बताया लोन अमाउंट्स बढ़ाए गए हैं शायद। हाँ बिल्कुल, एनहांस्ड लोन ट्रांचेस हैं अब। जैसे पहला लोन अब 15,000 रुपए तक का हो सकता है। पहले ये 10,000 था। हाँ, पहले 10,000 था। दूसरा लोन अब 25,000 रुपए तक का हो सकता है। ये पहले 20,000 था। करेक्ट। और तीसरा लोन 50,000 तक का है, वो पहले जैसा ही है, अनचेंज्ड है। अच्छा, तो ये बढ़ी हुई राशि निश्चित रूप से वेंडर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगी अपना बिजनेस मैनेज करने में। बिल्कुल, वर्किंग कैपिटल की जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी हो पाएंगी। और डिजिटल एक्सेस पर भी जोर दिया गया है ना? सुना है कुछ क्रेडिट कार्ड जैसा भी है। हाँ, ये रीस्ट्रक्चरिंग का एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है। डिजिटाइजेशन पर काफी जोर है। प्लान ये है कि दूसरे लोन के सक्सेसफुल रीपेमेंट के बाद यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। रुपे क्रेडिट कार्ड? अच्छा। हाँ, ये क्रेडिट एक्सेस को फॉर्मलाइज करने में एक बड़ा कदम होगा। साथ ही डिजिटल पेमेंट्स को एनकरेज करने के लिए डिजिटल इंसेंटिव्स भी हैं। डिजिटल इंसेंटिव्स जैसे डिजिटल रिटेल और होलसेल ट्रांजैक्शंस करने पर वेंडर्स को साल में 1,600 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। 1,600 रुपए कैशबैक? ये तो बढ़िया इंसेंटिव है डिजिटल अडॉप्शन के लिए। जी, इससे डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ेगी और लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स यूज करेंगे। अच्छा, एक और बात, स्कीम की कवरेज भी बढ़ाई गई है। पहले शायद ये सिर्फ स्टैट्यूटरी टाउन्स तक ही सीमित थी। करेक्ट, पहले ये स्टैट्यूटरी टाउन्स के लिए थी, लेकिन अब इसके दायरे को बढ़ाया गया है। स्टैट्यूटरी टाउन्स के अलावा सेंसस टाउन्स और पेरी अर्बन एरियाज को भी ग्रेडेड मैनर में शामिल किया जाएगा। पेरी अर्बन एरियाज
ये कौन से इलाके होते हैं? पेरी अर्बन एरियाज वो इलाके होते हैं जो शहर के बाहरी किनारों पर होते हैं, जहां शहरी और ग्रामीण कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों मिलती हैं। मतलब जो पूरी तरह शहर भी नहीं है और गांव भी नहीं। अच्छा, समझ गई। तो इससे स्कीम का रीच काफी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ज्यादा वेंडर्स कवर हो पाएंगे। उसके साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स पर भी काफी ध्यान दिया गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब ट्रेनिंग वगैरह? हाँ, वेंडर्स को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स और मार्केटिंग टेक्निक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के साथ मिलकर हाइजीन और फूड सेफ्टी पर स्पेशल ट्रेनिंग का भी प्रोविजन है। ये तो बहुत जरूरी है, फूड सेफ्टी वाला एस्पेक्ट। हाँ बिल्कुल, पब्लिक हेल्थ के लिहाज से भी और वेंडर के बिजनेस के लिए भी। अच्छा, एक और इनिशिएटिव का जिक्र आता है, स्वनिधि से समृद्धि। इसका क्या रोल है इस पूरी स्कीम में? देखिए, स्वनिधि से समृद्धि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मासिक लोक कल्याण मेलास के जरिए। लोक कल्याण मेलास? हाँ, महीने में एक बार मेले लगते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ लोन देना नहीं है, बल्कि जो स्वनिधि के बेनिफिशियरीज हैं और उनके परिवार हैं उनको 8 और दूसरी सेंट्रल वेलफेयर स्कीम से जोड़ना है। 8 और योजनाओं से? कौन कौन सी? जैसे PM जनधन योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PM श्रम योगी मानधन योजना वगैरह वगैरह। अच्छा, तो ये एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट बनाने की कोशिश है। एग्जैक्टली, ये एक कन्वर्जेंस अप्रोच है ताकि वेंडर्स को कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी मिल सके, सिर्फ इकोनॉमिक सपोर्ट ही नहीं। तो कुल मिलाकर इस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या देखते हैं आप? अगर UPSC मेंस पर्सपेक्टिव से सोचे तो इसके क्या की टेकअवेज हैं? देखिए, अगर हम इसे ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो PMSV निधि इंक्लूसिव अर्बन लाइवलीहुड्स को प्रमोट करने का एक बहुत पावरफुल टूल है। इंक्लूसिव अर्बन लाइवलीहुड्स? हाँ, और ग्रास रूट्स एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है। ये अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, उसे फॉर्मल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करने में मदद करती है। फॉर्मलाइजेशन पर जोर है। बिल्कुल, डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत करती है और जो वेंडर्स की निर्भरता होती थी प्रेडेटरी इनफॉर्मल मनी लेंडर्स पर, उसको कम करती है। हाँ, वो सूदखोरों वाला चक्कर। जी, सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाती है, इकोनॉमिक रेजिलियंस देती है और ये सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत के विजन से जुड़ती है। छोटे एंटरप्रेन्योर्स को डिग्निटी और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। तो GS पेपर्स के लिए काफी पॉइंट्स हैं इसमें। हाँ, GS पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वनरेबल सेक्शंस और GS पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, गवर्नमेंट बजटिंग जैसे टॉपिक्स के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। प्लेसेस इन न्यूज इंडिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारत की उन जगहों पर नजर डालते हैं जो पिछले कुछ समय में खबरों में रही हैं। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स के लिए। जी बिल्कुल। पहली जगह है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। यहाँ से क्या खबर है? हाँ, गंगोत्री ग्लेशियर पर एक रीसेंट स्टडी आई है और उस स्टडी में ये पाया गया है कि पिछले 4 डेकेड्स में यानी करीब 40 सालों में ग्लेशियर से जो पानी पिघल कर आता है, जिसे स्नो मेल्ट फ्लो कहते हैं। हाँ, स्नो मेल्ट फ्लो। उसमें लगभग 10% की कमी आई है। 10% कमी, ये तो चिंता की बात है। हाँ, ये काफी चिंताजनक है क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी नदी का मेन सोर्स है और भागीरथी आगे चल के गंगा नदी बनती है, तो ये सीधे सीधे गंगा के फ्लो को अफेक्ट कर सकता है। ये हिमालयाज में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है उसका एक डायरेक्ट एविडेंस है। एनवायरमेंट सेक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स ऑन इंडिया? अगली जगह है सियोम रिवर, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ PM ने कुछ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। जी हाँ, PM ने यहाँ हेओ और टाटो आई नाम के 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा। सियोम रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। हाँ, और ये इलाका इंडिया चाइना बॉर्डर के काफी नजदीक है, तो इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कैसे? देखिए, फ्रंटियर रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, खासकर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भारत की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करता है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का ये हिस्सा है और साथ ही नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के लिए भी ये जरूरी है। अब चलते हैं पंजाब। वहाँ रंजीत सागर डैम खबरों में था। हाँ, रंजीत सागर डैम, जिसे थेन डैम भी कहते हैं, वहां से हैवी वाटर डिस्चार्ज हुआ था। अच्छा। जिसकी वजह से डाउनस्ट्रीम में माधुपुर हेडवर्क्स के पास फ्लड जैसी स्थिति बन गई थी और आर्मी को, CRPF जवानों और कुछ सिविलियंस को इवैक्यूएट करना पड़ा था। ये डैम कौन सी नदी पर है? ये रावी नदी पर बना एक मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर दोनों के लिए इरिगेशन और हाइड्रो पावर का ये एक क्रूशल सोर्स है। तो ये इंसिडेंट किस बात को हाईलाइट करता है? ये इंसिडेंट डैम सेफ्टी के इश्यूज और डाउनस्ट्रीम फ्लड मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट GS पेपर 3 के लिए रेलेवेंट पॉइंट है। डैम सेफ्टी एक्ट भी आया था हाल ही में। अगला है मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क। ये तो लगातार चर्चा में है चीतों की वजह से। हाँ बिल्कुल। यहाँ खबर ये थी कि नामीबिया से 2022 में जो चीते लाए गए थे, हाँ, प्रोजेक्ट चीता के तहत, जी, उनमें से एक मादा चीता की मौत हो गई और मौत का कारण था एक लेपर्ड के साथ कॉन्फ्लिक्ट। ये ट्रांसलोकेशन के बाद इस तरह की पहली घटना थी जहां इंटरस्पीशीज कॉन्फ्लिक्ट में मौत हुई हो। अच्छा, लेपर्ड के साथ संघर्ष में। हाँ, ये घटना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को सामने लाती है, खासकर जब रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं। हैबिटेट शेयरिंग के चैलेंजेस, इंटरस्पीशीज कॉन्फ्लिक्ट और एनिमल्स का नए एनवायरनमेंट में अडाप्ट करना, ये सब मुद्दे उठते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट चीता एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है भारत का। और ऐसी घटनाएं उसके मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए इंपॉर्टेंट लेसन्स देती हैं,
बायोडाइवर्सिटी जीएस पेपर 3 का महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। नॉर्थ ईस्ट से एक और खबर है मिजोरम से। बेराबी साइरंग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ है। हाँ, ये एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है मिजोरम के लिए। ये पहली बार है कि मिजोरम की राजधानी आइजोल इंडियन रेलवेज के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जुड़ रही है। अच्छा, पहले नहीं थी कनेक्टिविटी? पहले मीटर गेज लाइन थी, लेकिन अब ब्रॉड गेज लाइन है जो नेशनल नेटवर्क का स्टैंडर्ड है। ये नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन का हिस्सा है। इससे रीजन का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ेगा और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी। इंफ्रास्ट्रक्चर जीएस पेपर 3 का पॉइंट। अब गोड़ा चलते हैं। महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों न्यूज में था? महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चल रहे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी है। अच्छा, रोक लगा दी? क्यों? क्योंकि ये सेंचुरी एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। ये वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है और गोवा के लिए एक प्रपोज्ड टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व भी? हाँ, और ये रीजन गोवा की वाटर सिक्योरिटी के लिए भी क्रिटिकल है, क्योंकि महादेव रिवर, जिसे मंडोवी भी कहते हैं गोवा में, वो यहीं से निकलती है। तो ये केस एक तरह से कंजर्वेशन वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट का क्लासिक एग्जांपल है। हाँ, ये संतुलन बनाना हमेशा मुश्किल होता है। बिल्कुल, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी, Yes. यहाँ भूटान के पीएम ने विजिट किया है। जी, ये जो मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये प्राचीन नालंदा महाविहारा का रिवाइवल है। इसे एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पे एस्टैब्लिश किया गया है। हाँ, काफी देशों का सहयोग है इसमें। बिल्कुल, भूटान के पीएम का विजिट इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का हिस्सा है। ये इंडिया और भूटान के बीच जो स्ट्रॉन्ग कल्चरल और एकेडमिक टाइज हैं, उनको दिखाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 और कल्चर जीएस पेपर 1 दोनों के लिए रेलेवेंट। अब चलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वहाँ बैरन आइलैंड पर कुछ एक्टिविटी हुई। हाँ, बैरन आइलैंड पर हाल ही में माइनर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। वोल्केनिक इरप्शन? ये तो एक्टिव वोल्केनो है शायद। हाँ, बैरन आइलैंड अंडमान सी में स्थित है और ये इंडिया का एकमात्र कंफर्म्ड एक्टिव वोल्केनो है। ये इंडो बर्मीज वोल्केनिक आर्क का हिस्सा है जो आगे चलकर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से जुड़ता है। यहाँ इस तरह के माइनर इरप्शंस होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, फिजिकल ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 के लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जी। अब ओडिशा चलते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यहाँ कुछ कंट्रोवर्सी हुई है। हाँ, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से एक कंट्रोवर्सी सामने आई है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOFCC ने कुछ आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। कैसे आरोप? आरोप यह है कि रिजर्व के कोर एरिया से जो विलेजर्स का रिलोकेशन किया जा रहा है, उसके लिए फॉर्ज्ड कंसेंट यानी नकली सहमति पत्र का इस्तेमाल किया गया। अरे, ये तो गंभीर आरोप है। हाँ, बहुत गंभीर। सिमलीपाल एक टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये अपने मेलेनिस्टिक टाइगर्स यानी ब्लैक टाइगर्स के लिए यूनिक है पूरी दुनिया में। हाँ, ब्लैक टाइगर्स के लिए फेमस है। तो ये मामला कंजर्वेशन एफर्ट्स में एथिकल कंसिडरेशंस को उठाता है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है और ट्राइबल कम्युनिटीज के डिस्प्लेसमेंट से जुड़े सेंसिटिव इश्यूज को हाईलाइट करता है। एनवायरमेंट और सोशल जस्टिस दोनों से जुड़ा है ये। और आखिर में केरला की वेम्बनाड लेक, ये क्यों चर्चा में? वेम्बनाड लेक के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये झील सीरियस थ्रेट्स फेस कर रही है। कारण है अनचेक्ड टूरिज्म, लग्जरी हाउस बोट से होने वाला पोल्यूशन और इंक्रोचमेंट यानी अवैध कब्जा। वेम्बनाड लेक तो काफी बड़ी और महत्वपूर्ण झील है केरला की। हाँ, ये इंडिया की सबसे लंबी झील है और एक डेजिग्नेटेड रामसर वेटलैंड साइट भी है, मतलब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड है। ये केरला की इकोनॉमी के लिए वाइटल है, फिशरीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खासकर कुट्टनाड रीजन में, इनलैंड नेविगेशन और टूरिज्म। तो इसका डिग्रेडेशन तो बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, इसका डिग्रेडेशन इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ रहा है, लोकल लाइवलीहुड्स पर असर डाल रहा है और वाटर क्वालिटी को खराब कर रहा है। वेटलैंड कंजर्वेशन और सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट यहाँ पर की इश्यूज है। तो भारत की इन जगहों को अगर हम देखें तो कई थीम्स उभर कर आ रहे हैं। आपने बताया स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजर्वेशन चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स। हाँ, और सोशल जस्टिस इश्यूज भी, जैसे सिमलीपाल के केस में एस्पिरेंट्स को चाहिए कि इन जगहों को मैप पर जरूर लोकेट करें। मैप वर्क बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इनसे जुड़े ब्रॉडर इश्यूज को समझें, जैसे गंगोत्री को क्लाइमेट चेंज से लिंक करें, सियोम और बेराबी साइरांग को स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट से, कूनो और मरहदेई को कंजर्वेशन चैलेंजेस से, सिमलीपाल को राइट्स वर्सेस कंजर्वेशन डिबेट से और वेम्बनाड को अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट और वेटलैंड कंजर्वेशन से। ये इंटरलिंकेजेस समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। प्लेसेस इन न्यूज़ वर्ल्ड। चलिए अब रुख करते हैं दुनिया की तरफ, देखते हैं कौन सी जगह इंटरनेशनल न्यूज में रही। इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिहाज से ये अपडेट्स जरूरी हैं। जी। पहला जिक्र है फिनलैंड का। ये क्यों चर्चा में था? फिनलैंड ने हाल ही में एक डेक्लेरेशन को ज्वाइन किया है। ये डेक्लेरेशन इजराइल और पैलेस्टीन के बीच 2 स्टेट सोल्यूशन का समर्थन करता है। 2 स्टेट सोल्यूशन मतलब इजराइल के साथ एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट। हाँ बिल्कुल, दोनों का कोएग्जिस्ट करना। फिनलैंड का ये कदम दिखाता है कि मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस पर यूरोपियन कंट्रीज का डिप्लोमेटिक फोकस बढ़ रहा है। अगला है जर्मनी। इंडियन पीएम की मुलाकात हुई वहां के फॉरेन मिनिस्टर से। जी, ये मुलाकात बायलैटरल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करने के लिए थी। फोकस एरियाज थे ट्रेड, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन। इंडिया जर्मनी रिलेशंस वैसे भी इंडिया EU टाइज के कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, जर्मनी एक की पार्टनर है यूरोप में। अब अफ्रीका चलते हैं, मोरक्को। इंडिया और मोरक्को के बीच कोई MOU साइन हुआ है? हाँ, डिफेंस कोऑपरेशन पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है। MOU एक तरह का फॉर्मल एग्रीमेंट होता है किसी मुद्दे पर सहयोग करने के लिए। अच्छा, डिफेंस कोऑपरेशन पर। जी,
इस एग्रीमेंट से डिफेंस प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और मिलिट्री ट्रेनिंग में कोलैबोरेशन बढ़ेगा। ये इंडिया की अफ्रीका के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने की पॉलिसी का हिस्सा है, जिसे अफ्रीका आउटरीच भी कहते हैं। अच्छा, आप कैरिबियन चलते हैं। वेनेजुएला की ला ऑर्चिला आइलैंड्स, यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं। हाँ, वेनेजुएला ने ये एक्सरसाइजेज उस रीजन में बढ़ती हुई यूएस मिलिट्री एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में की। ला ऑर्चिला आइलैंड्स वेनेजुएला कंट्रोल में है, कैरिबियन सी में। ये घटना लैटिन अमेरिका में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं और खासकर यूएस वेनेजुएला के जो स्ट्रेन रिलेशंस हैं उसको दर्शाती है। यूरोप में बाल्टिक रीजन फिर से खबरों में है। एस्टोनिया, इन्होंने नेटो कंसल्टेशंस की मांग की। जी, एस्टोनिया ने रशियन जेट्स द्वारा उनके एयर स्पेस के वायोलेशन के बाद नेटो कंसल्टेशंस की मांग की। एस्टोनिया एक नेटो मेंबर है। नेटो माने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, नेटो ट्रीटी के आर्टिकल 4 के तहत कोई भी सदस्य देश कंसल्टेशन की मांग कर सकता है अगर उसे लगता है कि उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या सिक्योरिटी को खतरा है। अच्छा, ये इंसिडेंट रशिया और वेस्ट के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसमें बाल्टिक रीजन की स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटी को हाईलाइट करता है। हाँ, ये रीजन काफी सेंसिटिव है। अब साउथ अमेरिका चलते हैं। पेरू, वहाँ अर्थक्वेक आया। हाँ, पेरू के सदर्न कोस्ट पर मैग्नीट्यूड 5.6 का अर्थक्वेक आया था। पेरू जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर, जहाँ बहुत अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंटेंस साइज्मिक एक्टिविटी वाला जोन है। इस अर्थक्वेक का टेक्टोनिक कॉज था नाज़का प्लेट का साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट होना। सबडक्शन मतलब एक प्लेट का दूसरी के नीचे खिसकना। हाँ बिल्कुल, प्लेट टेक्टोनिक्स का एक अच्छा एग्जांपल है ये। अच्छा, यूरोप में अल्बानिया ने टेक्नोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग यूज किया है गवर्नेंस में। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अल्बानिया ने पब्लिक टेंडर्स को मैनेज और रिवॉर्ड करने के लिए डीएलआ नाम का एक एआई पावर्ड बॉट लॉन्च किया है। एआई पावर्ड बॉट टेंडर्स के लिए? जी, पब्लिक टेंडर्स मतलब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स देने की प्रक्रिया। अल्बानिया का एम है कि इस बॉट के जरिए ट्रांसपेरेंसी बढ़े और करप्शन कम हो। गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन का ये एक अच्छा केस स्टडी बन सकता है। वाकई दिलचस्प है। अब डेनमार्क की बात करते हैं। इंडिया के साथ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई। हाँ, डेनमार्क ने इंडिया के साथ अपनी ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को रिअफर्म किया है। ये पार्टनरशिप 2020 में लॉन्च हुई थी। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है? इसका फोकस है ग्रीन ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन और पेरिस एग्रीमेंट के जो क्लाइमेट गोल्स हैं उनको अचीव करने में कोऑपरेट करना। क्लीन एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, इन सब एरियाज में कोलैबोरेशन होता है। क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी का अच्छा उदाहरण है ये। बिल्कुल, बायलैटरल कोऑपरेशन का भी। बाल्टिक सी में एक और इंसिडेंट हुआ। जर्मनी ने फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए। हाँ, ये एस्टोनिया वाले इंसिडेंट से जुड़ा हुआ लगता है। रशियन एयरक्राफ्ट इंट्रूजन के बाद जर्मनी ने, जो कि नेटो का सदस्य है, अपने फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए थे बाल्टिक सी रीजन में। ये दिखाता है कि नेटो एलाइज इस रीजन में काफी विजिलेंट है। नॉर्दर्न यूरोप में सिक्योरिटी सिचुएशन टेंस बनी हुई है। रशिया के फार ईस्ट में कमचाटका पेनिनसुला, यहाँ भी अर्थक्वेक आया। जी, कमचाटका पेनिनसुला में भी एक शक्तिशाली भूकंप आया था। कमचाटका पेनिनसुला बेरिंग सी और पैसिफिक ओशन के बीच स्थित है और ये भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही हिस्सा है। अच्छा, ये भी रिंग ऑफ फायर में है? हाँ, यहाँ बहुत फ्रीक्वेंट वोल्केनिक एरप्शंस और अर्थक्वेक्स होते रहते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। वेस्ट एशिया से खबर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई की इंडिया यूएई हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स की बैठक हुई। जी, ये टास्क फोर्स बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए काम करती है। इंडिया और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा साइन हुआ था 2022 में। हाँ, सीपा। उसके बाद से ये कॉपरेशन और तेज हुआ है। इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी में यूएई एक की स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनर है। कतार भी न्यूज में था। इंडियन पीएम ने दोहा में हुए हमलों की निंदा की। हाँ, इंडियन पीएम ने दोहा में हुए कुछ हमलों, शायद सोर्स में इसका स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होगा, और कतर की सोवरेनिटी के वायलेशन की निंदा की थी। ये बयान गल्फ रीजन में स्टेबिलिटी बनाए रखने के प्रति इंडिया के कमिटमेंट को दर्शाता है। कतार इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से और वहाँ जो लार्ज इंडियन डायस्पोरा है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण देश है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान चलते हैं। तीरा वैली, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में विस्फोट हुआ। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में तिरा वैली है। वहाँ एक विस्फोट में 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये इलाका अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है और हिस्टोरिकली मिलिटेंट एक्टिविटी और ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स का एरिया रहा है। ये इंसिडेंट पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और रीजनल इंस्टेबिलिटी को दिखाता है। साउथ चाइना सी में स्काबरो शोल पर विवाद फिर से गरमाया। हाँ, विवाद जारी है। फिलीपींस ने चाइना द्वारा स्काबरो शोल पर एक नेचर रिजर्व एस्टैब्लिश करने के प्लान्स की निंदा की है। स्काबरो शोल पर क्लेम किसका है? इस पर फिलीपींस और चाइना दोनों अपना क्लेम करते हैं। साउथ चाइना सी में ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का एक मेजर फ्लैश पॉइंट है। ये मामला मैरिटाइम सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और इंटरनेशनल लॉ, खासकर UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, से जुड़ा हुआ है। हाँ, साउथ चाइना सी हमेशा खबरों में रहता है। अब इंडियन ओशन रीजन में आते हैं। इंडियन नेवी की एक्टिविटी रही। मोजाम्बिक में विजिट किया फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने। जी, इंडियन नेवी का फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने मोजाम्बिक का दौरा किया। ये विजिट इंडिया मोजाम्बिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 50 साल पूरे होने के अवसर पर था। अच्छा, 50 साल। हाँ, इसका उद्देश्य मैरीटाइम कॉपरेशन बढ़ाना और एक गुडविल जेस्चर था। ये इंडिया की इंडियन ओशन आउटरीच और अफ्रीका के साथ एंगेजमेंट का हिस्सा है। और इसी स्क्वाड्रन ने सेशेल्स का भी दौरा किया। हाँ, ये स्क्वाड्रन साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट पर था। मोजाम्बिक के बाद ये पोर्ट विक्टोरिया, सेशल्स पहुंचा। ये इंडिया की मैरीटाइम डिप्लोमेसी और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव के तहत इंडो पैसिफिक में एंगेजमेंट को रीइंफोर्स करता है। सेशल्स की लोकेशन इंडियन ओशन में बहुत स्ट्रेटेजिक है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो सभी वैश्विक घटनाएं हमने डिस्कस की, इनसे कई ट्रेंड्स सामने आते हैं। एक तरफ तो इंडिया की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट साफ दिख रही है, जो बढ़ रही है यूरोप में, वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, इंडियन ओशन में। हाँ, एंगेजमेंट बड़ी है। दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स पर टेंशंस बने हुए हैं।
चाहे वो बाल्टिक सी हो, साउथ चाइना सी हो या वेनेजुएला के आसपास का रीजन हो। रीजनल इंस्टेबिलिटी भी दिख रही है, जैसे पाकिस्तान में। नेचुरल डिजास्टर्स भी ग्लोबल पिक्चर का हिस्सा हैं, जैसे पेरू और कमचाटका में। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नेंस में बढ़ रहा है, जैसा हमने अल्बेनिया में देखा। तो एस्पिरेंट्स को इन इवेंट्स को आइसोलेटेड देखने के बजाय बिल्कुल। इन्हें इंटरकनेक्टेड जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक शिफ्ट्स के रूप में देखना चाहिए, समझना चाहिए कि एक घटना का दूसरी पर क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने पीएम एसवे निधि जैसी एक महत्वपूर्ण डोमेस्टिक स्कीम जो बिल्कुल ग्रासरूट्स लेवल पर इम्पैक्ट कर रही है उस पर बात की, और साथ ही देश दुनिया की कई अहम जगहों और उनसे जुड़ी घटनाओं पर विस्तार से चर्चा की। हाँ, काफी वाइड कवरेज रही आज। यहाँ एक बात सोचने वाली है, एक कंक्लूडिंग थॉट के तौर पर। जी देखिए, एक तरफ एसवी निधि जैसी योजनाएं डिजिटल इंक्लूजन और फॉर्मलाइजेशन पर जोर दे रही हैं, जो बहुत जरूरी भी है। जी। लेकिन दूसरी तरफ भारत में और दुनिया भर में भी डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ी हकीकत है। डिजिटल डिवाइड मतलब एक्सेस और लिटरेसी में असमानता। हाँ, डिजिटल लिटरेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस में जो असमानता है। तो इन योजनाओं की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इस डिवाइड को पाटना कितना जरूरी है, और क्या ये हो पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ये सोचने वाली बात है। और एक और चीज, क्या आज हमने जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस डिस्कस किए, जैसे गंगोत्री का पिघलना या वेम्बनाड लेक का डिग्रेडेशन, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखे, जैसे बाल्टिक सी या साउथ चाइना सी में, क्या इनके बीच कोई अंडरलाइन कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन किस तरह का? जैसे क्या रिसोर्सेज पर बढ़ता दबाव या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस को और बढ़ा रहे हैं, या ग्लोबल कॉमन्स के मैनेजमेंट में जो विफलता दिख रही है वो इन सब का कारण है? इन सवालों पर विचार करने से शायद एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज की। बिल्कुल, ये गहरे सवाल हैं जिन पर सोचने की जरूरत है। आउटरो, ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन आईएएस मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूपीएससी सिविल 360 को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।